सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि मैं सेकंड पेपर के लिए भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। और अभी तो सिटी अलॉटमेंट भी आ गई है, तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों के कहाँ कहाँ सेंटर दिए। हालांकि मैं तो मुजफ्फ़रपुर से हूँ, तो मेरा भी जो सिटी अलॉटमेंट है वो मुजफ्फ़रपुर ही दिखा रहा है। और आज कल में एडमिट कार्ड भी आ जाएगी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और लास्ट टाइम पे आप मतलब जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। और PYQ ज़रूर से ज़रूर बनाइए, क्योंकि PYQ से 20 से 30% क्वेश्चन तो वहाँ से हर हाल में आने हैं सीधे सीधे। और बाकी क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं, बस थोड़ा उसको घुमा फिरा के पूछता है या फिर थोड़ा जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। NTA जो है वो आजकल ज़्यादा मिलान करने वाला क्वेश्चन या फिर जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको तैयारी भी अपना उसी हिसाब से करनी है। उसमें क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको हर चीज़ एकदम क्लियर होना है और सब चीज़ याद करना है बहुत अच्छे से। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ये। यहाँ से क्या है, ये वाला जो पेज है, ये पेज मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इस पेज से आएंगे, क्योंकि इसमें आपको सारे जो भी रचनाएं हैं उसके रचनाकार कौन है उनके नाम दिए गए हैं, तो वो आपको हर हाल में याद करके जाना है। और इसके अलावा आपको और एक काम करना है कि जो भी रचना है उसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करना है। तो आपको 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि वो मिलान करने के लिए एक साइड रचना का नाम और एक साइड रचनाकार के नाम दे देंगे, आपको उसमें से मिलान करना है। तो वो ये आप हर हाल में इस पेज को याद करके जाएंगे। बहुत सारा तो आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, हालांकि ये तो सारा यूनिट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो आपको पूरा कहानी या पूरा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कहानी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि कहानी छोटा छोटा 1-2 पेज का है, वो आप पढ़ लेंगे। बट अदर चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप समीक्षा और कहानी का प्रकाशन वर्ष या फिर नाटक का या फिर निबंध का, जिसका भी प्रकाशन वर्ष और उनके जो पात्र हैं, पात्र ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। और एक और चीज़, जो हिंदी नाटक है उसमें लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पूछा था। उसमें सीधे सीधे दे दिया था ना कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, तो ऐसे करके आपको मिलाना था। तो वो मैं अभी आप लोगों को करवा रही हूँ। ये देखिए, एक बार आप पूरा ये देख लीजिए पेज। हिंदी निबंध है, दिल्ली दरबार दर्पण, अंधेर नगरी। इस सब में आपको पढ़ना है कि इसमें कितने अंक है या कितने भाग है, भारत दुर्दशा में कितने अंक है। और ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशानी, ये आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अंजू दीदी, महाभोज, मन्नू भंडारी का, ये सब जो मैं टिक करी हूँ इस पर, वो आपको हर हाल में करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछता है NTA। ये फिर है आपको उपन्यास में, तो आपको पूरा उपन्यास इम्पॉर्टेंट है, तो सबकी आप समीक्षा पढ़ लेंगे, या फिर उसका जो भी पात्र है वो तो ज़रूर पढ़ लेंगे। या फिर हाँ, एक पूछता है कि कौन सा जगह, जैसे आधा गांव किस में है। अब गोदान में पूछ देगा कि कौन से गांव से है होरी, तो बेलारी गांव है उसमें। फिर एक और गांव है, तो इस तरह से वो आपको पूछना है, ठीक है। फिर मैलांचल में कौन से जगह का वर्णन है, तो मेरीगंज नाम किस पे पड़ा है। तो ये सारा चीज़ आपको याद करके जाना है। अब बात करते हैं, देखिए ये भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों में 6 अंक है, और ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो ये आपको हर हाल में याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें इसका प्रथम अंक कौन सा है, तो वीथी है। दूसरा अंक शमशान, तीसरा मैदान, चौथा एक सुसज्जित कक्ष, पांचवा किताब खाना, और छठा अंक है वन। फिर अंधेर नगरी में है बाह्य प्रांत, पहला अंक। तो ये पूरा आपको 6 अंक याद करना है, दोनों में क्या है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि आप याद करके जाओगे इसका, और वहाँ पे आपको ध्यान में आएगा कि ये इसमें था या इसमें था। तो इस वजह से मैंने दोनों एक साइड लिख दिया है, एक पास लिख दिया। और आपको मैं अभी इसको याद करने का तरीका भी बताऊँगी कि आपको याद कैसे करना है। तो जैसे आप इसको जब तक आप किसी ट्रिक वाइज नहीं याद करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको याद करके गया था, लेकिन मैं फिर भूल गई वहाँ पे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि ये भारत दुर्दशा का अंक है या फिर अंधेर नगरी का अंक है। कुछ ध्यान ही में नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों सेम सेम लगते हैं, इसमें भी शमशान है, इसमें भी शमशान है। तो वहाँ पे जाके समझ ही में नहीं आ रहा था, और कौन सा कब आएगा, किसके नीचे कौन आएगा, कौन पहले था कौन बाद में आएगा, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में टाइम भी बढ़ते रहता है, तो इस वजह से इस बार मैंने इसको ट्रिक से याद किया है। तो मैं आप लोगों को भी वही बता रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि अंधेर नगरी,
अगर कोई नगर अंधेरा है तो हम कहाँ जाते हैं, घर में हम आते हैं तो अंधेरा दिखता है तो हम बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा बाह्य प्रांत। अंधेर नगरी में पहला भाग अंक है बाह्य प्रांत। और बाहर जाने का मतलब सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं घूमने, बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाने के बाद बाज़ार में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाज़ार जो जाने वाला रास्ता है वो जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे भी एक राज्यसभा चल रहा है, और राज्यसभा फिर वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे भी अरण्य मतलब वन होता है इसका भी मतलब। तो राज्यसभा के बाद अरण्य वन आ जाता है, और वन में जाने के बाद फिर हम शमशान चले जाते हैं। तो ऐसे आपको याद करना है कि अंधेर नगरी है, फिर अगर नगर अंधेरा है तो हम बाह्य प्रांत जाएंगे। बाह्य प्रांत के जाने का मतलब है कि हम बाज़ार जाएंगे। बाज़ार जाने के बाद देखते हैं तो हम उसी रास्ते से वो जंगल भी दिख जाता है। जंगल में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ राज्यसभा चल रहा है, और राज्यसभा कहाँ चल रहा है तो अरण्य वन में चल रहा है। और उसके बाद हम वही रास्ता शमशान की तरफ चला जाता है। तो ये अंधेर नगरी का याद करने का ट्रिक है। आप इसको बार बार लिखिए और उसको फिर मिटाइए फिर लिखिए। जैसे मैं ये वाला रखी हूँ, इस पर मैं लिखती हूँ और फिर यहाँ से डिलीट करती हूँ, फिर लिखती हूँ फिर डिलीट करती हूँ, तब जाके मुझे याद हुआ। फिर अब आते हैं भारत दुर्दशा के बारे में। अगर किसी चीज़ की दुर्दशा हो जाती है, मतलब भारत है किसी की अच्छी दुर्दशा नहीं चल रही है, तो क्या होगा, व्यथित हो जाएगा। तो व्यथा से आपको याद करना है वी थी, और कोई मतलब व्यथा मतलब परेशानी, और वो कोई आदमी है जिसकी दुर्दशा अच्छी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान व्यथित है, तो उसके बाद वो मर जाता है, मतलब परेशानी से एकदम आजीज होकर मर जाता है। तो उसको शमशान लेके जाते हैं। शमशान में जाने के बाद क्या दिखता है, चारों तरफ शमशान में कोई घर तो होता नहीं है, पूरा खाली मैदान होता है। खाली मैदान हुआ, उसके बाद वो सोचता है कि चलो हमको तो यहीं पे रहना है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा घर बनाते हैं। तो सुसज्जित कक्ष बनाता है। वो बोलता है अब घर तो बन गया लेकिन अब यहाँ पे मन कैसे लगेगा, तो वो एक किताब खाना भी बनाता है। किताब खाना बना लिया तो बोलता है कि अब रहने के लिए घर हो गया, किताब खाना भी बना लिए पढ़ने के लिए, लेकिन खाएंगे क्या, तो खाने के लिए वो एक वन बसाता है जहाँ से वो फल फूल तोड़ के खाएगा। तो आपको इस तरह से ट्रिक वाइज याद करना है, तभी आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये भारत दुर्दशा का अंक है या अंधेर नगरी का अंक है, तो किसको कैसे समझाए। तो भारत दुर्दशा का मैंने ट्रिक बता दिया कैसे याद करना है, कि स्टोरी वाइज अपने दिमाग में इसको एडजस्ट कीजिए। कि व्यथा, भारत किसी की दुर्दशा अच्छी नहीं है तो व्यथित हो जाएगा, व्यथित होगा तो वो शमशान में चला जाएगा, फिर वहाँ पे शमशान में पूरा चारों तरफ खाली मैदान रहता है, फिर वहाँ पे एक घर बनाता है, फिर किताब खाना और फिर वन। तो ऐसे ये आपको इसमें 6 अंक है। इसके बाद बात करते हैं आपको अंधा युग की, जो कि धर्मवीर भारती की है, उसमें 5 अंक है। ये अंधा युग है, ये धर्मवीर भारती की है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। इसमें 5 अंक है। और ये जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अंधा युग जो है ये महाभारत के जो 18वें दिन है उसकी संध्या से लेकर और जो कृष्ण भगवान की मृत्यु तक की कहानी है इसमें दी गई थी। ये भी पूछता है कि मैच करने वाले कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर अंधा युग की कथा क्या है, सॉरी कथा नहीं मतलब उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो ये महाभारत के 18वें दिन के संध्या काल से, डायरेक्ट 18वें दिन नहीं, संध्या काल से प्रभु की मृत्यु तक यहाँ पे इसका वर्णन दिया गया। तो इसमें 5 अंक है। पहला अंक है इसमें कौरव नगरी, चूँकि ये महाभारत पे आधारित है तो कौरव नगरी है। उसके बाद दूसरा अंक है पशु का उदय होता है, कौरव नगरी है पशु का उदय होता है। उसके बाद तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। जैसे आपने सबने महाभारत देखी है तो सुनी होगी कि उसमें अश्वत्थामा एक हाथी रहता है। अश्वत्थामा को वरदान मिला रहता है ना कि वो कभी मर नहीं सकता है, तो इस वजह से वहाँ पे, और अगर जब तक वो मरेंगे नहीं तो उनके जो पिताजी रहते हैं, जो सबके गुरु रहते हैं, तो वो लड़ाई से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से उनको बाहर करने के लिए कहा गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। तो लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि अश्वत्थामा जो हाथी था उसकी मृत्यु हुई है। तो ये छल किया था कृष्ण ने अर्जुन लोगों के साथ मिलकर। तो इस वजह से इसमें अश्वत्थामा का अर्धसत्य, यानी कि अश्वत्थामा का जो पूरा सत्य वो नहीं बताया गया था, अर्धसत्य बताया गया था। अश्वत्थामा किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु हुई थी। और जैसे ही ये खबर वो सुनते हैं उनके गुरुजी, मैं नाम अभी मिस कर रही हूँ, तो वो छोड़ते मतलब युद्ध से बाहर हो जाते हैं। उनको लगता है अब मेरा बेटा ही मर गया तो मैं युद्ध क्यों करूँ, तो बाहर हो जाते हैं। फिर बीच में अंतराल आता है, पंख, पहियों और पट्टियों का उसमें वर्णन किया गया है अंतराल में। उसके बाद चौथा अंक आता है गांधारी का शाप, गांधारी जो है वो श्राप देती है। फिर 5वां अंक आता है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या।
क्योंकि 5वें अंक में विजय हो जाता है और समापन होता है प्रभु की मृत्यु से। तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे धर्मवीर भारती की अंधा युग में 5 अंक है। तो ये तीनों जो मैंने बताया ये आपको हर हाल में करके जाना है, और आगे की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें। मैं कोशिश करूँगी आज एक और वीडियो बनाने की, क्योंकि इसमें पूरा कुछ नहीं हो पाया।